आज हम लोग बुद्धि के बारे में देख रहे हैं और बुद्धि आज हम लोग कंप्लीट करेंगे आज ही के लेसन में। हमने पिछले क्लास में बुद्धि के बारे में बुद्धि के प्रकार हम लोग देखे थे। बुद्धि के प्रकार के अलावा हम लोग को आज देखने की जरूरत है कुछ बुद्धि के प्रकार में और कौन से कंटेंट है या कौन ऐसे नए शब्द हैं या कौन ऐसे नए तथ्य हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमारे सीटेट के एग्जामिनेशन जो कि 14 तारीख को होने वाले हैं, जिसे हमें कुछ प्रश्न आ सकते हैं या हमें प्रश्न हल करने में मदद मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग इसको आज देख लेंगे तो इसमें से हमें मदद मिलेगा अगर बुद्धि को ठीक ठाक देख लें। बुद्धि एक ऐसा चैप्टर है जिससे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। तो हम लोग आज इसको देखते हैं। पहला है कि बुद्धि को सामान्यतः सोचने, समझने, सीखने और निर्णय लेने की शक्ति के रूप में देखा जाता है। क्या क्या रूप में देखा जाता है? सोचना, पहले हम सोचते हैं, फिर समझते हैं और समझ लेते हैं, उस चीज को हम सीख लेते हैं और फिर हम निर्णय लेते हैं। ये क्रमबद्ध भी बताया गया है। पहले हम क्या करते हैं? सोचते हैं, थिंकिंग आता है मन में थिंकिंग आया, सोचे यानी कि इन्फॉर्मेशन आई, सूचना आई हमारे पास। उस सूचना के आधार पर यानी कि हमें ज्ञान मिला और उसके बाद हम उसको समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाएंगे। इसके बाद हम उसके बाद कुछ सीखते हैं, तब हम डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आती है। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आसान नहीं है, कहने के लिए है कि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, कोई डिसीजन ले रहा है, लेकिन वो आसान नहीं है। इसके लिए जरूरी होता है कि पहले सोचे, समझे, सीखें तो निर्णय लें। दूसरी बात आती है कि बुद्धि के विकास के सर्वप्रथम जो भारतीय दार्शनिक ने चिंतन किया था, तो उसमें उन्होंने प्राचीन जो भारतीय दार्शनिक अभी तक हम लोग जो अध्ययन किए हैं, चाहे जो भी नाम मैंने बताए हो कल के क्लासेस में या पहले क्लासेस में, अल्फ्रेड बी ने बताए हो या टर्मन बताए हो, वेक्सलर बताए हो, हार्वर्ड गार्डनर बताए हो, स्पेयरमैन बताए हो, ये सभी वेस्टर्न हैं। और लेकिन जो हमारे भारतीय शिक्षाविद हैं या मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया है, जो हमारे दार्शनिक रहे हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर है, अरविंद घोष नाम सुना होगा आप लोगों ने, स्वामी विवेकानंद नाम सुना है आपने, तो महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हाँ, ये जो रहे हैं, बाकी कुछ ऋषि मुनि भी रहे हैं, उन्होंने जो बात बताया है वो बताया है कि हमारे पास एक मन है, बुद्धि है और अहंकार होता है। ये हमारे बुद्धि का भाग है। यदि हमारा मन है वो भी बुद्धि का भाग है। जो मन के उच्चतम स्तर जहां चिंतन शुरू होता है वो बुद्धि होता है। अब बुद्धि जब हमारा लगता है कि ये हमारी निजी संपत्ति हो गई है या हमसे बेहतर कोई नहीं है, तो हम में अहंकार उत्पन्न होता है। इसमें मन बाह्य इंद्रियों और बुद्धि के बीच संयोजक का कार्य करता है। मन क्या करता है? जो हमारे बाह्य हैं इंद्रियां, जिसे हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं। इंद्रिय जानते हो कितनी इंद्रियां होती हैं? 5, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स। तो उसमें हमारी जो बुद्धि के संयोजन का काम करते हैं, हमारे बुद्धि उसी के अनुसार करते हैं। अगर हम आंख बंद कर ले तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा कलर है, हाइट क्या है, क्या वस्तु है सामने, ऑब्जेक्ट नहीं पता कर पाएंगे। बुद्धि तब काम करती है जब हमारे यहाँ जो इंद्रियां हैं वो काम करती हैं। जैसे हम स्पर्श करके बता सकते हैं किसी वस्तु को, ये हो गया। इसके अलावा हम लोग एक काम और करते हैं कि हम लोग स्पर्श करने और सुनते भी हैं। जैसे आप वैसे बालक को देखे हो, दृष्टिबाधित है, दिखाई नहीं देता उन्हें, लेकिन सुनाई देता है, तो उनका एक सेंस ऑर्गन्स होता है जो ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि उनका ऑफ्थाल्मोलॉजी संबंधी समस्याएं हैं, देखने संबंधी समस्याएं हैं, तो उनकी जो सुनने संबंधी से जो ऑर्गन जो काम कर रहे हैं वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। इसलिए उनकी क्षतिपूर्ति वो एक स्पर्श और दूसरा सुनना उनके लिए ज्यादा कारगर हो जाता है। इसलिए हम समझते हैं कि व्यक्ति जो दृष्टि बाधित है, यानी कि जिसको साइट संबंधी समस्याएं हैं, विजुअल समस्याएं हैं, वो ऐसा है कि वो इस काम को कर नहीं सकता, लेकिन वो दूसरा पक्ष ये है तो दूसरे ऑर्गन्स उसके ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें आगे चल करके, तो देखते हैं कि इन इंद्रियों से प्राप्त मन के द्वारा बुद्धि तक पहुंचता है। पहले हम क्या करते हैं? सेंस ऑर्गन से सेंस करते हैं। इसके बाद ये कहां पहुंचता है? मन के पास पहुंचता है, माइंड के पास पहुंचता है, और इसके बाद वह बुद्धि तक पहुंचता है। तब हमें नए तथ्यों का ज्ञान होता है। और धीरे धीरे कहा जाता है, भारतीय संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो जब हमारे पास बुद्धि हो जाती है
तो उसे काट छाट करके उसे अहंग से जोड़ती है। अहंग के मतलब हम यहाँ पे अहंकार को पूरी तरह नहीं लेंगे। यहाँ का मतलब है, आपने एक थ्योरी पढ़ा होगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ा है, साइको एनालिटिक थ्योरी। किसका दिया हुआ है? साइको एनालिटिकल थ्योरी आपके एग्जामिनेशन से संबंधित है, इसको लिखेंगे, ठीक है? हाँ लिखिए, साइको एनालिटिक थ्योरी, इसी को हम लोग मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किनका दिया हुआ है? नाम याद है? नाम याद है लेकिन आ नहीं रहा है। सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड नाम सुना है? सिगमंड फ्रायड ने एक बात कही है, इसके लिए जब हम लोग बाद में क्लासेस जब करेंगे ना एग्जामिनेशन के बाद आप लोगों के, तो इसमें जब क्लासेस करेंगे, स्पेशल क्लासेस करेंगे, वो सिगमंड फ्रायड की क्लास लगभग 2-3 होंगी, उसे पढ़ेंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से भी मिलता जुलता है। सिगमंड फ्रायड ने कहा था, याद होगा, सॉरी, ईद, ईगो और सुपर ईगो। पढ़े हो? रिमाइंड कराते हैं हम, हमारा ये है कि हम कोरिलेशन करके पढ़ाते हैं, हम उसी चैप्टर में नहीं खोए रहेंगे जिसे पढ़ा रहे हैं, उसे कहा आपको समझने में सुविधा होगी, हम कोरिलेट कर लेते हैं। तो यहां पे बात जो अहंग की आती है वह इस ईगो की आ रही है, अहंग, ठीक है? ठीक है, तो अब बात आती है कि अगर हम यहां अहंग की बात करें, भारतीय संदर्भ में बात करें, या सिगमंड फ्रायड के ईगो की बात करें, यहां पर दोनों संदर्भ सेम है। हम लोग बोलचाल की भाषा में नकारात्मक रूप में हम लोग ले लेते हैं, टेबल नहीं हिलाना है, 1 मिनट, थोड़ा सा हम लोग टेबल को थोड़ा पीछे कर लेते हैं, तो टच नहीं होगा तो हिलेगा नहीं, बस अब नहीं हिलेगा, ठीक है? ओके, तो जो मनुष्य ईद किसको कहा है पता है? अगर ईद का मतलब आ गया एग्जामिनेशन में तो क्या बताओगे? मूल प्रवृत्तियों से, मूल प्रवृत्तियों के आधार पर जो कुछ भी हम क्रिया करते हैं बिना विचारे, भूख लगी है, भूख लगी है, किसी को भूख लगा है और वो 2 दिन से भूखा है या 1 दिन से भूखा है, उसके लिए सबसे जरूरी क्या होगा? भोजन, जैसे भी मिल जाए, चाहे आप ऐसे खा लें या चोरी करके छीन के, जैसे भी खा ले, पेट भरना है। जैसे एक इंसिडेंट हुआ था सागर में कि एक बोट, एक नाव गई थी ले करके घूमने, सबको घुमाने। जैसे पीछे साल के इंसिडेंट हुआ कि लोगों ने समुद्र के तह में जाकर के टाइटेनिक को डूबा हुआ था, वहां देखने गए थे, बड़े बड़े पूंजीपति थे और करोड़ों रुपए खर्च करके उन्होंने गए थे, लाखों रुपए खर्च करके, अंत में कोई वापस नहीं आया। तो वैसे ही लोग घूमने गए थे, जाने के बाद क्या हुआ कि बोट खराब हो गया, कोई नहीं। इसके बाद उन्होंने क्या किया पता है? उन लोगों ने जो उसमें सरवाइव करना था, आप लोग के एक सुने होंगे, इनका है उसमें कहा गया है कि वो है आपको फिटनेस को लेकर के है, उसमें है कि आपको सरवाइव करना है तो दूसरे को क्रॉस करना होगा। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि पहले उन लोगों ने क्या किया कि धीरे 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 उसमें से जो व्यक्ति थे, जब भूख लगी तो एक दूसरे को खाना शुरू कर दिए। जो बॉडी बचा, जो मर गए, उनको उन्होंने खाना शुरू कर दिया। अब अंत में एक ही व्यक्ति उसमें से वापस आया था जो अंत में सबका मांस खाया, मछली खाया, मांस खाया, जो चीज पकड़ में आया उसे खाया। उसे बस इस बात को उम्मीद थी कि यदि मैं जिंदा रह गया तो मुझे कोई ना कोई बचा लेगा, पेशेंस की बात थी। अब कोई व्यक्ति मर गया तो सोचा कि मर गया तो हम लोग मिलकर इसको खा जाते हैं क्योंकि जिंदा रहना है, उन्होंने उसको खा लिया। इसी प्रकार से तो वही ईद हो गई। वहां पे मानवता उन्होंने ध्यान रखा क्या कि जिंदा रहे या नहीं रहे कोई मतलब नहीं रहा, ये हो गई ईद। दूसरी बात होती है किसी वस्तु को चोरी कर लेना, बिना पूछे किसी वस्तु को ले लेना, मन में लालच आया। जैसे हम लोग छोटे क्लास में देखते थे बच्चों के, हम लोग महसूस करते थे
कि हम गए तो पता चला कि मेरा पेन पेंसिल गायब है। उसमें क्या होता था, बच्चे को ये नहीं था, उसको लगता था कि हम इसको ले लें, अच्छा पेन रखा ले लिया, तो वहां पे उसने विचार नहीं किया, केवल अपनी जरूरतों को ध्यान में रखा, मीन्स ईद। यानी कि आपके चिंतन शक्ति बस इतना ही है कि मेरी जरूरतें पूरी हो। दूसरी बात आती है ईगो की। ईगो को अगर यहां पे एग्जांपल देंगे इस अहं का, तो वहां पे दो तरीके से देखते हैं। एक ईगो सिगमंड फ्राइड के अनुसार, और इसी को जब हम लोग आगे देखते हैं तो इसी ईगो को कहा गया है भारतीय संदर्भ में चेतना के अनुसार। आप कोई भी निर्णय इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये अच्छा है या खराब है। जैसे आप लोग अभी देखते हो ट्रैफिक में जो लोग जाते हैं, जो गाड़ियां चलाते हैं, उनको देखोगे आप कि वो हेलमेट इसीलिए खरीदे हैं क्योंकि पुलिस के फाइन से बचा जा सके। अपने मस्तिष्क की चिंता उनको नहीं है, इसलिए है कि बस पुलिस से बच जाए। कार वाले सीट बेल्ट इसलिए लगाते हैं पुलिस के फाइन न लगे, इस डर से। तो वहां पे जो एक ईगो जो आ रहा है बीच में ना, वहां आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। आप कानून के डर से इस बात कर रहे हो। जैसे मान लो गए, कुछ हमें इच्छा हुई कि अच्छा है, इसको हम, अगर दुकानदार तो देख नहीं रहा है, उठा लेते हैं, फिर मन में आया अगर देख लिया तो, कैमरा होगा तो उसके बाद एक मन में ईगो आता है, और उस ईगो के आधार पर उसके मन में ये बात आती है कि हम ऐसा क्यों करें, नहीं करेंगे, कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, पकड़े जाएंगे तो क्या होगा। ये यहां पे एक चेतना जगता है, आपको इसीलिए किसी काम को करने से रोकता है क्योंकि आप उस काम को जब करते हैं तो आपके मन में भय होता है कि इसके लिए सोसाइटी में पनिशमेंट भी है, सोसाइटी में दंड देगी या कानून हमें दंड देगा। इसके बाद आती है सुपर ईगो। तो यहां पे अहं की बात कर रहे हैं, बात इसी अहं की यहां कही गई है, सुपर ईगो। लेकिन जब इसकी बात सिगमंड फ्राइड की कर रहे हैं, अगर इसे प्रश्न आ गया तो आप बता पाओगे। सुपर ईगो का मतलब सिगमंड फ्राइड ने जो डिफाइन किया उसका मतलब यह है, ऐसा व्यक्ति जो हम किसी भी, यहां मन में आया इसीलिए क्योंकि हम चोरी नहीं करेंगे, या हम हेलमेट पहने के क्यों, कानून पुलिस के डर से, सोसाइटी के डर से। लेकिन आपके मन में एक भाव आता है कि नहीं, हम किसी भी हाल में नियम को नहीं तोड़ेंगे। ऐसे सिद्धांतवादी लोग भी होते हैं, वो सुपर ईगो वाले होते हैं। तो अहंकारी नहीं है, आप कह सकते हो कि वो बैलेंस नहीं कर रहे हैं किसी परिस्थिति में, वो किसी परिस्थिति में बैलेंस नहीं करना चाहते। ये बैलेंस कर लेगा, वो बैलेंस नहीं करेगा। अब जैसे मैं बता दूं रविन्द्रनाथ टैगोर का, स्वामी विवेकानंद का, क्या वो अनैतिक कार्य किसी भी परिस्थिति में करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये बातें आती है सुपर ईगो को। तो मनुष्य उसके लिए तैयार हो जाता है, उस स्तर पर तैयार होता है मनुष्य कि हमें जो है जो कार्य करने हैं वह इसलिए नहीं करने हैं क्योंकि ये अनैतिक है, अब कदापि नहीं करने हैं तो नहीं करने हैं। अब जैसे मैं एक बात बता दूं, थोड़ा सा भोजन पे आते हैं। हमें भूख लगती है, जो भोजन मिल गया खा लिए। दूसरे व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि नहीं यार आज बृहस्पतिवार है, नॉनवेज नहीं खाएंगे, यार शनिवार है नॉनवेज नहीं खाएंगे। एक सोशल डिसिप्लिन है वहां पे, या उसको कहिए कि स्पिरिचुअल या रीजनल डिसिप्लिन, मतलब एक धार्मिक मान्यता है कि नहीं खाया जाता है या नहीं करते हैं। तो एक आ गया, नहीं समाज क्या कहेगा, आ गया। सुपर ईगो में क्या हुआ, हम वेजिटेरियन हैं, आजीवन रहेंगे, अब नहीं खाएंगे, किसी भी परिस्थिति में नहीं खाएंगे, भले 4 दिन भूखे रह जाएंगे। ये सिद्धांत बन गया। तो जो यहां पे फंडामेंटल सिद्धांत बन गया, जो उनके मन में, मतलब क्या बोलेंगे, एक सिद्धांत बन गया, एक उन्होंने थ्योरी कर लिया, किसी भी हाल में नहीं करेंगे। हाँ, जैसे हमारे यहाँ ये जो एक हमारी बुआ है, उनका हाल है कि 3 क्यों न बज जाए दिन का, काम करके इसके बाद नहा धोआ करके पूजा करके ही वो खाएंगे। अस्वस्थ हो जाए अलग बात है, बीमार पड़े महीने में 4 बार अलग बात है, वो ऐसे सिद्धांतवादी हैं तो उसको बोलेंगे एक प्रकार सुपर ईगो। वो समझौता किसी भी परिस्थिति में नहीं कर रहे हैं। हाँ है तो है, एवरीडे नहीं, मतलब कह रहे हैं कि जिस दिन अगर काम पड़ जाए ज्यादा घर में और नहीं स्नान कर पाए, नहीं पूजा कर पाए तो नहीं खाएंगे। रूटीन का हिस्सा उनका नहीं है वो। मतलब ये है कि हमको ईश्वर को आराधना करके ही खाना है। हाँ, ये उनके पास एक खाना उनका मूल्य नहीं है, मतलब आराधना के बाद ही खाना है, बाद ही खाना है। तो क्या हुआ, उनके मन में एक तरह का सुपर ईगो आ गया। लेकिन इसको सुपर ईगो एक छोटा मोटा है, लेकिन बहुत बड़े सिद्धांतवादी लोग, अगर हम नेल्सन मंडेला की बात करें, हम बात करेंगे मान लीजिए रविन्द्रनाथ टैगोर की, महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी किसी भी हाल में अहिंसा नहीं चाहते थे, अरे हिंसा नहीं चाहते थे। एक बार की बात है, पटेल और महात्मा गांधी संयोग बस बैठे हुए थे, और पटेल और महात्मा गांधी काफी अच्छे रिश्ते थे उनके, उनको जाना था। तो देखे कि महात्मा गांधी ने एक गिलास था, उसके ऊपर उन्होंने, या लोटा था, उसके ऊपर उन्होंने एक प्लेट रख दिया।
पटेल ने कहा कि आपने ऐसा कर दिया, तो बोलते हैं महात्मा गांधी कि मतलब बोले कि क्या इसमें मतलब एक मच्छर नहीं मरना चाहिए, नहीं कोई कीड़ा नहीं मरना चाहिए इसमें, इसलिए आपने ढक दिया। बोले कि नहीं, बात यहां पे वो नहीं है, बात है शुद्धता की। वो मर जाएगा वो अलग बात है, मैं दूसरा पानी लेके पी लूंगा। बात है शुद्धता की, अगर मुझे पीना पड़े तो मैं जल बर्बाद क्यों करूं, इसलिए मैं ढक कर रखा हूं, इसमें कोई कीड़ा ना पड़े। अब मैं जब चाहूं नींद में उठूं तो पी लूं, इसलिए भी है। कहने का मतलब वो सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, स्वच्छता के लेके भी थे। इसीलिए आज हमारा जो स्वच्छता अभियान चलता है, सरकारें चला रही है, उस स्वच्छता अभियान में इस बात को ध्यान रखा गया है कि उनके दोनों चश्मे का उपयोग है। तो यहाँ पे अहंग से मतलब भारतीय संदर्भ में भी यही है, और सिगमंड फ्राइड के अनुसार भी अहंग का मतलब यही है। नो डाउट दोनों चीजें हैं। हम लोग गलत तुम पे ले लेते हैं कि थोड़ा सा कोई व्यक्ति अगर सिद्धांतवादी हो जाता है या कुछ बोल देता है कि अरे इसको अहंग हो गया है, अहंकार हो गया। नहीं, वो अहंग नहीं हुआ है, उसका आप अहंकार नहीं बोलेंगे। अहंग तो अच्छी चीजों के लिए होता है। अगर कोई एटीट्यूड में आ गया, अभिवृत्ति उसकी हो गई गुस्सा वाली, तो उसको हम लोग अहंग थोड़ी बोलेंगे। ये चीजें हैं। तो पहले इसमें हम लोग ने क्या सीखा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किनका दिया हुआ है, सिगमंड फ्राइड का। उन्होंने 3 तत्वों की बात की है, आईडी नहीं, ईद, ईद, ईगो, सुपर ईगो, आईडी नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको समझना है, ठीक से चलें आगे। फिर इन्होंने हमारे यहां भारतीय संदर्भ में कहा गया है कि जब भी कोई प्राणी विशेष को इस ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो उसकी बुद्धि जो होती है उस संचित ज्ञान को सूक्ष्म शरीर के मन पर पहुंचा देती है। मन प्राणी को जो समय होता है उसके अनुसार क्रियाशील हो जाता है, तो हमारा इसमें काम करता है। सिगमंड फ्राइड का एक और बात इसमें लागू होता है, जब विष्णु ने कहा कि सूक्ष्म शरीर से मन पर पहुंचा देती है, मन प्राणी के समय अनुसार क्रियाशील होता है। तो सिगमंड फ्राइड की एक और मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं। उन्होंने सिगमंड फ्राइड के आपने कहा होगा कि उन्होंने कहा है, सुना होगा मन के बारे में, माइंड के बारे में उन्होंने कहा है, मस्तिष्क के बारे में, कि आपके मस्तिष्क जो होती है उसके चेतन जो है वो 3 अवस्थाओं में काम करती है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। नाम सुने हो? किसने कहा है? सिगमंड फ्राइड ने दिया है, याद रखोगे। सिगमंड फ्राइड ने क्या दिया है? कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अब ज्वाइंट देख रहे हो ना, सॉरी, सब कॉन्शियस, ठीक है। ये वाला एरिया जो है कॉन्शियस का है, ये एरिया अनकॉन्शियस माइंड का है, ये सबकॉन्शियस माइंड का है। इसके लिए एक मर्फी शानदार राइटर है, वेस्टर्न राइटर है, उन्होंने एक लिखा है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कभी डालोगे आपको, उसमें भी मिल जाएगा आपको, एफएम बुक में वहां भी मिल जाता है। तो उन्होंने बताया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे चिंतन करता है और कैसे कार्य करता है, समस्याओं का समाधान कैसे करता है, अपने लिए समस्याएं कैसे खड़ा करता है। तो यहां ने इसको कहा है कि जो सिगमंड फ्राइड का, ये मैं जो बता रहा हूं सिगमंड फ्राइड का बता रहा हूं, ये उन्होंने बताया है कि हमारा मन जो है वो 100% होता है, जिसमें 90% एरिया अनकॉन्शियस माइंड का होता है, 10% कॉन्शियस माइंड का होता है। और दोनों को जो मेमोराइजेशन जो है, याद करना, बस उतना ही जो है वो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है। इन्होंने इस चीज को बताया। तो यहाँ पे हमारा जो समय अनुसार हमारा जो कुछ भी हम सीखते हैं, जैसे आप साइकिल चलाना जानते हो, स्कूटी चलाना जानते हो, इसके अलावा और कुछ आपने लाइफ में बहुत कुछ सीखे होंगे। स्कूल में आपने पेपर से क्या क्या बनाना सीखे? आर्ट में क्या बनाए होते हो? फ्लावर कटिंग बनाते हो। तुम फ्लावर कटिंग आप कब बनाए हो, कितने साल पहले? 3 years बिफोर। इसके अलावा भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा स्कूल में। खेल में आपने क्या क्या सीखा है? कबड्डी। लेकिन क्या अभी कबड्डी खेलते हो? क्या आप अभी वो जो फ्लावर है क्या अभी बनाते हो? नहीं बनाते। लेकिन मैं एक चीज बतलूं कि अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि 2 एरिया में, मान लो बरियातू और कोकर में कबड्डी होने वाला है, और उसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, खेल लोगे? खेल के कैसे खेल लोगे? क्योंकि तुम्हारा अभी मन में चेतन में तो नहीं है, लेकिन तुम पहले उसको सीखे हो, खेले हो, और वो तुम्हारे पास अनकॉन्शियस माइंड में जाकर के सेव हो गया है। जैसे आपके फोन मोबाइल में मेमोरी जो होता है उसमें बहुत सारी चीजें सेव हो जाती हैं,
वो जरूरत नहीं पड़ती, जब जरूरत पड़ती है तो खोल के निकाल लेते हो। इसको हम लोग बोलते हैं अनकॉन्शियस, यानी कि एक प्रकार के सेविंग मेमोरी। तो आपके सेविंग मेमोरी में जो चीजें जाकर के स्टोर हो रही हैं वो आपके बराबर काम नहीं आ रही हैं, ठीक है। वो तब काम आएगी जब उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आप टीचर हो, स्कूल में पढ़ा रहे हो, बच्चों को बनाना है कि हम लोग पेपर से क्या क्या बना सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं, बोट बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं, अब बहुत कुछ बना सकते हैं। अब बच्चे को बनाना है और आप पहले सीखे हो 5 साल पहले या 10 साल पहले आपने सीखा है। अब आपको क्या करना होगा कि जब 10 साल पहले आपने सीखा है, 5 साल पहले सीखा है, अब उस बच्चे को, जो बच्चे को बताने जा रहे हो, तो क्या तुम अभी प्रेजेंट माइंड में तो बताओगे जरूर, लेकिन क्या ये सीखी हुई बातें कहां से निकाल कर आ रहे हो? अनकॉन्शियस माइंड से। मेमोरी का जो 90% पार्ट है वो अनकॉन्शियस माइंड है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके अनुसार कर रहे हैं। सब कॉन्शियस माइंड का बस इतना है कि कॉन्शियस माइंड को क्या जरूरत है उसको खोज करके अनकॉन्शियस माइंड चलाना। सब कॉन्शियस माइंड का बस इतनी ही भूमिका है। अब इसके बाद बताते हैं कि आप मान लो कोई भी चीजें पहले के स्टोरेज खोज करके लाना। आप लोग एक सुने होंगे कि किसी को बोलोगे ना कि हम लोग को एक जगह वहां घूमने गए थे, तो सही किसी से पूछोगे कहां घूमने गए थे, याद आ रहा तुमको? नहीं, हमको याद नहीं है। अरे यार ध्यान में नहीं आ रहा, ध्यान में नहीं आ रहा। मतलब वहां पे सब कॉन्शियस माइंड इस चीज को काम कर रहा है। कहां घूमने गए थे, याद है हम लोग वहां गए थे, ये चीज खाए थे, कहां? अरे यार कहां गए थे, कहां गए थे, या इस मूवी में हम लोग इसी को देखा था, तो हाँ किस मूवी में। तो अब क्या है कि आपको एग्जैक्ट, क्योंकि यहां जरूरत है उस चीज की, है स्टोर यहां पे, दोनों के बीच में एक दरवाजा है। अब इस दरवाजे के पास जो पहरेदार है इसके परमिशन से ही मिलेगा सबकॉन्शियस माइंड। तो यहां पे किसी चीज को जो प्राणी के पास है, जो भौतिक चीजें जो रिजर्व है, पूर्व सीखी हुई बातें, पूर्व ज्ञान जो रिजर्व है, उस पूर्व ज्ञान को निकाल कर रखना का किसका काम है? सबकॉन्शियस माइंड का। तो हमने इसको पढ़ाने के दौरान इतना ही में हमने सिगमंड फ्रॉइड के लगभग 20% कंटेंट को कवर कर लिया। अब आएगा तो अगर शेयर बता दिया कितना पूछ देगा एग्जामिनेशन में कि सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार मेमोरी या स्मृति या मन का अचेतन मन बोल देगा, अनकॉन्शियस माइंड का प्रतिशत कितना है? अनकॉन्शियस माइंड का परसेंटेज कितना है? 90। कॉन्शियस माइंड का परसेंटेज 10, ठीक है। और सबकॉन्शियस माइंड का 0 to 1% कर सकते हो, ये चीजें हैं। तो इसी प्रकार से तो हमारा मन ऐसे ही काम करता है। आगे चले। अब हम लोग कुछ परिभाषाएं देखते हैं, क्योंकि परिभाषाएं पूछी जाती हैं। परिभाषा याद होगा, ये लिख लो, हम तो कहेंगे ऐसा कुछ छोड़ो ना, हम पीडीएफ भेज देंगे, सिर्फ समझ लो, पीडीएफ भेज देंगे। सबसे पहले बोरिंग नाम है इनका। बोरिंग मतलब वो बोर करने वाला नहीं, बोरिंग मतलब नाम है इनका। जैसे हमारा नाम प्रवीण है, आपका नाम मनीषा है, उसी प्रकार से। तो सबसे पहले बोरिंग 1923 में 1923 में इन्होंने बुद्धि की एक औपचारिक परिभाषा दी है। देखिए बुद्धि की जो परिभाषाएं हम लोग कहेंगे तो औपचारिक परिभाषा उसे बोलते हैं जो किसी किताब में किसी उद्देश्य से दर्ज किया गया हो, औपचारिक बोलते हैं। आप जो क्लासेस कर रहे हैं ये औपचारिक क्लासेस नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आप एक रेगुलर टाइम टेबल शेड्यूल पे नहीं हो, बस ऐसे ही सीख रहे हो। ये औपचारिक है, मतलब औपचारिक का जो कमी है उसको पूरा कर रहा है। औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक 3 फेजेज सीखने के होते हैं। तो आप कर रहे हो अनौपचारिक भी नहीं है क्योंकि तो अनावश्यक नहीं सीख रहे हो, एक छोटी सी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सीख रहे हो। लेकिन कुछ एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के सीख रहे हैं तो उसको औपचारिक बोलते हैं। और औपचारिक सीखते हैं कि मतलब टेम्पोररी सीख रहे हैं, इसके बाद हमारा इसका काम नहीं है। जिससे अगर सीटेट नेट निकल गया फिर क्या जरूरत पड़ेगी, यही बातें हैं। तो औपचारिक परिभाषा में इन्होंने क्या कहा है? बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। बुद्धि परीक्षण के बारे में क्या कहा इन्होंने कि जो बुद्धि परीक्षण क्या है? जो मापता है, जिसका मापन किया जा सकता है, जिसके माध्यम से, वही बुद्धि है। मापन किया जा सकता है वही बुद्धि है। तो बुद्धि परीक्षण के लिए कुछ टूल्स होते हैं, तो इसके बारे में हम अंत में अब देख लेना, टूल्स कुछ दिखा देंगे सिंपल, क्योंकि क्लासेस रिकॉर्डिंग में है तो इसको
नहीं डिस्टर्ब करेंगे। विश्लेषण के आधार पर बुद्धि की परिभाषाओं को श्रेणीगत किया गया है अलग अलग श्रेणी में। इसमें प्रथम श्रेणी की परिभाषा जो दी गई है उसमें कहा गया है कि सीखने की क्षमता का नाम है या जो सीखा जा चुका है उसे नई दशाओं में प्रयोग करने का गुण है बुद्धि। क्या है? सीखने की जो क्षमता, जो हमारी क्षमता है जितनी, वो हमारी बुद्धि है। और जो सीखा जा चुका है उसे नई दशा, पहले सीखे हैं, प्रीवियस नॉलेज हमारे पास है। आप लोग लेसन प्लान बनाए होंगे ना स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो बच्चे को एक नए प्रकरण पे बताने के लिए, पढ़ाने के लिए आप लोगों ने एक तथ्य का प्रयोग किया होगा कि बच्चे से जाने के बाद, क्लास में जाने के साथ ही बोलते हैं बच्चों कैसे हैं, इसके बाद उनको हम पहले टॉपिक नहीं बताते, प्रीवियस नॉलेज जानने, प्रीवियस नॉलेज के माध्यम से आज के क्लास को, आज के टॉपिक को कोरिलेट करने के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं। और वो प्रश्न ऐसा होता है इसके बारे में वो पहले से कुछ ना कुछ जानते हैं, तो उस टॉपिक पे पहुंच जाते हैं। तो सीखा जा चुका है उसे नई दशाओं में यानी कि नए क्लास में प्रयोग करने या नई चीजों को प्रयोग करने का गुण है कि हम उसको प्रयोग कर पा रहे हैं, यानी कि आपका बुद्धि है, मेमोरी है। इस श्रेणी में बर्किंघम, डार्विन और एबिंगहास वैज्ञानिक प्रमुख हैं। कौन है? बर्किंघम, डार्विन और एबिंगहास। दूसरी श्रेणी में बुद्धि को वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या के किससे? वातावरण के साथ समायोजन, एडजस्टमेंट। हम जब नई जगह, नए क्लास में, नए लोगों के बीच जाते हैं तो हमें सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, ये भी बुद्धि का ही भाग है। ठीक है, वातावरण के साथ सामंजस्य समायोजन करना ये भी किसका भाग है? बुद्धि का ही भाग है। ये कब है? एक श्रेणी है जिसमें दूसरी श्रेणी में से रखा गया है। और पहले श्रेणी में क्या कहा गया है कि सीखने की क्षमता जो है, अगर कोई सीख पा रहा है, बुद्धि है इसलिए सीख पा रहा है। पूर्व में जो सीखा हुआ है उसको अगर नए कंठ से जोड़ पा रहा है तो बुद्धि है इसलिए जोड़ पा रहा है। एक बात आ गई। दूसरी बात हम लोग क्या सीखा कि वातावरण के साथ अगर कोई समायोजन कर पा रहा है तो बुद्धिमान है इसलिए कर पा रहा है। इसके बाद जीवन की नई परिस्थितियों में व्यवस्थित होने की बुद्धि की क्षमता को कॉल्विन, स्टर्न और जीन पियाजे ने महत्व दिया है। किसने दिया? किसमें? नई परिस्थितियों में व्यवस्थित होने की बुद्धि की क्षमता। एक अगर कुछ देख, नई परिस्थितियों में व्यवस्थित होने की बुद्धि की क्षमता को किसने महत्व दिया है, उसमें से कौन कौन है या कौन नहीं है? कॉल्विन, स्टर्न और जीन पियाजे। ठीक है, ओके। वैज्ञानिकों ने के एक समूह ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन करने की एक क्षमता के रूप में बताया है। किसने बताया है? अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन जानते हो? हाँ, अमूर्त चिंतन कंक्रीट हो गया, कंक्रीट तो मूर्त हुआ, फॉर्मल। अमूर्त चिंतन, ठीक है, मतलब जो चीज नहीं है उसके बारे में भी सोच लेना बैठे बैठे, इमेजिनेशन, बिल्कुल। फिर है बीने तथा टर्मन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के द्वारा अमूर्त चिंतन करने की क्षमता और प्रतीकों द्वारा किसी समस्या के समाधान को प्राप्त करने पर बल दिया है। अब ये दोनों ऐसे, बीने, टर्मन और वेक्सलर ऐसे मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने एकात्मक बुद्धि के सिद्धांत को दिया है। कल बताए थे कौन कौन थे, याद है? कौन कौन? अल्फ्रेड बीने, लुईस टर्मन और वेक्सलर। याद आ गया तीनों एकात्मक बुद्धि वाले हैं। देखो क्लास करो ना तो बिल्कुल निर्भय होकर करो। हम इसलिए नहीं क्लास ले रहे हैं कि क्लासरूम जैसा भय होना चाहिए, यहाँ पे आसानी से सीखना है, अच्छा से सीखना है। थोड़ा सा हम नेचर देखते हैं, बुद्धि के स्वरूप को देखते हैं। बुद्धि का स्वरूप जानने के लिए कुछ परिभाषाओं को जान लेना आवश्यक है। तो यहां वेसलर की बात आती है। हाँ, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है।
विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। ठीक है। दूसरा है बकिंघम क्या बोलते हैं, बुद्धि सीखने की योग्यता है। ईस्टर्न क्या बोलते हैं, बुद्धि एक समान योग्यता है जिसके सहारे व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है, यानी कॉन्शियस माइंड में उस कार्य को करता है, चेतना के साथ करता है। हाँ, कॉल्विन क्या कहते हैं, कॉल्विन कहते हैं कि यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण के साथ सामंजस्य सामंजस्य करना सीख लिया या सीखता है तो उसमें बुद्धि है, इसलिए सीखता है। बिने क्या कहते हैं, बुद्धि 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन और आलोचना। आप ज्ञान आपको प्राप्त होगा, बुद्धि होगा तो आप नई चीजों का आविष्कार निर्माण कर पाएंगे, फिर आप निर्देशन किसी को गाइड कर पाएंगे और किसी भी वस्तु को, किसी विषय वस्तु को आलोचना, क्रिटिसिज्म कर पाएंगे। फिर है बुद्धि से संबंधित सभी परिभाषाएं महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी न किसी दृष्टिकोण से स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। आप विशेषताएं देखते हैं, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। दूसरा, बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से सामंजस्य करने की क्षमता, याद कर देंगे, सामंजस्य करने की क्षमता याद रखेंगे। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता देती है, जैसे हम लोग पहले बताए। अब व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, बुद्धि होगा तो कोई भी कार्य आप बिना उद्देश्य के नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा इस कार्य को करेंगे तो ये फायदे हैं, ये नुकसान है। बुद्धि व्यक्ति को पुराने अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता प्रदान करती है। एक से अधिक मानसिक गुणों का समूह बुद्धि है। अब क्या है, एक से अधिक मानसिक गुणों का समूह, हम लोगों ने कल के क्लास में बताया था, एकात्मक बुद्धि के सिद्धांत पढ़े थे और द्विकारक सिद्धांत पढ़े, त्रिकारक सिद्धांत पढ़े और बहुबुद्धि के सिद्धांत पढ़े हैं। वो थोड़ा याद कर लेना है, हाँ, रिमाइंड कर लेना है। इसके बाद बुद्धि व्यक्ति को किसी एक समस्या के समाधान में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। अब यहां पे कंटेंट आ गया आपको नया सीखने के लिए, क्या करती है, अंतर्दृष्टि, इनसाइट। अब इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी पढ़े हो, किनका है, कोहलर का। देखो ऐसा है कि मैं ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है, रिकॉर्डिंग में देख सकते हो बाद में, लेकिन याद रखना है इसमें इनसाइट थ्योरी और मैं सिगमंड फ्रॉइड का जब बताया सब लिखना चाहिए कॉपी में। उससे क्या होगा कि आपकी कॉपी में रहेगा तो याद आ जाएगा। इनसाइट थ्योरी दिया था कोहलर ने। कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था, चिंपांजी। चिंपांजी क्या नाम था, सुल्तान। इनसाइट थ्योरी के अनुसार कोहलर का क्या कहना था, इनसाइट थ्योरी के अनुसार कोहलर का एक ही कहना था कि कोई भी समस्या पूर्ण रूप में होता है, हमें उस समस्या को पूर्ण रूप में देख करके तब उसके पूर्ण समाधान की चेष्टा करनी चाहिए, तो समस्याएं पूर्ण रूप से समाधान कर दिए जा सकते हैं। रिपीट है कि इनसाइट थ्योरी पहले तो यह है कि यह कोहलर का दिया हुआ है। कोहलर ने जिस पे शोध किया, क्योंकि वो जीव वैज्ञानिक थे और जीव विज्ञानी थे, उन्होंने जो इनसाइट थ्योरी दिया उसने सुल्तान नाम के चिंपांजी पे शोध किया। चिंपांजी था, उन्होंने और पे शोध किया था, लेकिन सबसे तेजस्वी, सबसे जो अच्छा था वो सुल्तान था। ऐसा नहीं है कि एक ही को पकड़ा उसी का सुल्तान नाम रख दिया उन्होंने कर लिया, नहीं, उन्हें नामकरण किया था अलग अलग, जैसे हम लोग कुत्ते का नामकरण करते हैं, कहते हैं कि इसको कुछ न कुछ नाम दे देते हैं, वो आ जाता है दौड़ करके। उन्होंने सुल्तान नाम रखा था इसका, हाँ, चिंपांजी का, और उसने उस पर शोध किया। अब बात आती है कि उन्होंने कहा क्या, इस शोध के माध्यम से निष्कर्ष क्या निकाला। उन्होंने कहा कि हर समस्या, प्रत्येक समस्या 100% है। 100% मतलब 100%, नहीं सही नहीं है, 100% है समस्या, ठीक है। आपको उस समस्या को 100% ही देखना है, 100% ही देखना है, पूरी समस्या को देखना है। अगर मुझे, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आओ मैं प्रोजेक्टर से पढ़ा रहा हूं, अगर मेरा लाइट एकाएक कुछ समस्या प्रोजेक्टर में आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम समझेंगे पहले कि आखिर में प्रोजेक्टर से दिक्कत कहां आ रही है, प्रोजेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रोजेक्टर में दिक्कत है या लैपटॉप में दिक्कत है, इसको देखेंगे। तो हम पूरी समस्या को देखेंगे, आप पूरा समाधान करेंगे, कहां क्या हो सकता है, तो हम उसके समाधान तक पहुंच पाएंगे।
तो वो समाधान पूर्ण होगा। यानी कि हर समस्या 100% है और उस समस्या को 100% रूप में होल प्रॉब्लम को देखना है। जैसे मैं एक छोटा सा स्टोरी बता दूं कि एक गांव में लोगों को बताया ये किया गया कि कोई एक गांव में अंधे लोग रहते थे, ब्लाइंड पर्सन। वहां पे एक एलिफेंट लेकर के कोई गया, हाथी लेकर के कोई गया और लोगों को बोला कि मैं आप लोगों के लिए एक जीव लाया हूं, अब बहुत शानदार है, इसको आप बताइए कि क्या है। हाथी इसे बोलते हैं। तो बोले कि ठीक है। लोगों को गया कि कोई ने सूंड टच किया, किसी ने उसका कान टच किया, किसी ने उसका पूंछ टच किया, किसी ने उसके दांत टच किए, किसी ने उसके ऐसे हाथ रखे। बताइए कि आप लोग कैसा लगा, एलिफेंट कैसा होता है। जिसे सूंड पकड़ा उसने बताया कि एक पाइप की तरह है। दूसरे ने बताया कि एक तना, नहीं वो बताया केले के थम की तरह है। दूसरे ने बताया कि, और तो बोला कि एक लकड़ी का जो होता है ना वो उसके तरह है, वो लकड़ी है मोटा सा, जो उसे पैर टच किया। जिसने कान टच किया बोला कि ये तो सूप के जैसा हाथी है। और किसी ने उसका पूंछ टच किया तो बताया कि रस्सी के जैसा है। ये चीजें हैं। तो आप अगर आपने क्या किया, उसको पार्ट बाय पार्ट लोगों ने देखा। अगर आपके पास दृष्टि है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इनसाइड थ्योरी को बोला जाता है। तो आपके पास दृष्टि है तो पूरे तरीके से देखिए, तब समझिए कि ये क्या है। हमारे पास भी ऐसा होता है, किसी व्यक्ति को हम बहुत लंबे समय से जानते हैं, लेकिन जब जानते हैं इसके बाद जब उससे हमारा थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है तो जो कुछ भी नहीं होता वो सब सुना देते हैं उसे। इसीलिए सुना देते हैं क्योंकि हमारे पास हम वहां पे एक पक्ष को लेकर उस पर अटैक कर रहे होते हैं। आपने सारी रिलेशन को भूल गए, सारी समझदारी को भूल गए, हम लोग एक दूसरे को मतलब क्या ये सब चीजों को भूल गए और अंत में एक छोटी सी इशू हुई, उस इशू पे पूरा कर लिए, सारे रिलेशन खराब, खत्म। बस वहां पे क्या है कि वो अगर कोई कहता है कि आपके पास लाख खूबियां हो, एक बुराई सबको ढक देती है। मैं इस स्टेटमेंट को मैं सबसे मांगता हूं कि मूर्खों का स्टेटमेंट है। अगर आप मूर्ख नहीं है, आप बुद्धिमान है, आपके पास बुद्धि है, तो उसके पास अगर 99 भी गलतियां हो जाए ना, 100 गुणों के बाद भी, पहले 100 गुण उसके पास हैं, इसी बार 99 गलतियां भी करे तो भी 1% को हम उम्मीद लेकर चलेंगे। परिस्थितियां ऐसी होगी कि गलती हुई होगी, ये व्यक्ति ऐसा तो नहीं था। यही बात आती है। तो हम कभी समस्या को पूर्ण रूप में देखेंगे, 100% देखेंगे, और उस समस्या का समाधान भी 100% देंगे। ठीक है, इसी को इनसाइड थ्योरी बोला गया है, इसी को अंतर्दृष्टि बोला गया है। अगर हम समस्या को पूरा रूप में देखें, अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कौन, हमें बुद्धि प्रदान करता है। बुद्धि की सहायता से ही व्यक्ति विवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण, संगत से विभिन्न विषयों पर चिंतन करता है। आपकी जैसी बुद्धि होगी वैसे विवेक होंगे, वैसे आप तर्क कर पाएंगे, अब वैसे ही आपके संगतों का निर्माण होगा। अब बुद्धि के सिद्धांत, तो सिद्धांत हमने आपको कल बताया है, तो सिद्धांत पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ऐसे मूल रूप से इसको दो भागों में बांटा गया है, कारकीय सिद्धांत और प्रक्रिया उन्मुख सिद्धांत। एक होता है कि समाधान जिसको जनरल और स्पेसिफिक की बात कर सकते हैं। कारकीय सिद्धांत को जो बताया गया है, इसके अंतर्गत दो प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के समूह आते हैं, जिसमें स्पेयरमैन वगैरह है। स्पेयरमैन का मत है कि किसी संज्ञानात्मक कार्य के निष्पादन का आधार प्राथमिक सामान्य कारक होता है। जैसे स्पेयरमैन ने क्या कहा था, जनरल और स्पेसिफिक। ठीक है, जनरल और स्पेसिफिक। मनोवैज्ञानिकों के इस समूह को पिंडक कहा जाता है, जो इसके पक्षधर है। दूसरे प्रकार के मनोवैज्ञानिक का कथन है कि बुद्धि सारी पृथक मानसिक क्षमताओं जो करीब करीब स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होते हैं वह योग है। यानी कि बुद्धि जो है, जो बहुत सारे नॉलेज को जोड़ करके कार्य करता है। इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे हैं थॉस्टन है, गिलफोर्ड है, गार्डनर है, थॉर्नडाइक है। ये वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक प्रमुख है, जिनके विभाजक भी कहा जाता है। और इसमें से अगर हम थर्स्टन की बात करें तो थर्स्टन त्रिकारक सिद्धांत में भी आते हैं और बहुकारक सिद्धांत में भी आते हैं। गिलफोर्ड की बात करें तो ये भी आते हैं आपके बहुकारक में।
गार्डनर की बात करें तो बहुकारक, थॉर्नडाइक की बात करें तो त्रिकारक सिद्धांत में आते हैं। तो इन्होंने विभाजित किया है बुद्धि को। अब स्पीयरमैन को देखते हैं, 2 फैक्टर्स इसके 2 फैक्टर कौन कौन से हैं। तो 2 फैक्टर इनके हैं, वो है सामान्य और विशिष्ट। थोड़ा सा इसको जान लें क्योंकि मैंने इसको सॉरी, द्विकारक सिद्धांत के मामले में यह सिद्धांत सबसे पहले यह सिद्धांत जो है 1904 में ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक थे स्पीयरमैन द्वारा दिया गया था। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमें मिलता है कि कब दिया गया था सिद्धांत, 1904 में। कहां के मनोवैज्ञानिक थे? स्पीयरमैन ब्रिटेन के थे। किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। इसके अनुसार व्यक्ति में 2 प्रकार की बुद्धि होती है। किसने कहा? स्पीयरमैन ने कहा। सामान्य और विशिष्ट, जिसको मैंने कहा जी और एस, जेंडर और स्पेसिफिक, कल भी बताया था हमने। हाँ, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। अगर सामान्य समस्याएं होंगी तो सामान्य कारक कार्य करेगा, तो विशिष्ट कारक उस पर कार्य करेगा। सामान्य कारक को जी से संबोधित किया जाता है, मैंने भी किया है। और विशिष्ट कारक को किससे संबोधित किया जाता है? एस से, स्पेसिफिक। अब जी कारक को देख ले तो इसकी भी है कि यह योग्यता सभी व्यक्तियों में कम अधिक मात्रा में मौजूद होता है। यह मानसिक योग्यता जन्मजात होती है और जीवन के किसी भी अवधि में इसे परिवर्तन संभव नहीं है। एक कौन सा होगा? जन्मजात होगा, यानी कि यह होगा अनुवांशिकता के आधार पर। और जो स्पेसिफिक होगा वो किसके आधार पर होगा? वातावरण के आधार पर। हाँ, एनवायरमेंट बेस्ड होगा। विशिष्ट कारक को किससे संबोधित करते हैं? एस से। एस कारक से तात्पर्य है कि प्रत्येक मानसिक कार्य को करने में कुछ विशिष्टता की जरूरत होती है, क्योंकि प्रत्येक मानसिक कार्य एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न होते हैं, एक जैसे नहीं होते। इनकी विशेषताएं क्या होती है कि एस कारक की मात्रा भिन्न भिन्न कार्यों में निश्चित नहीं होती। जैसा कार्य होगा वैसे उसके कारक होंगे। एक व्यक्ति में एक कार्य के लिए एस कारक की मात्रा अधिक हो सकती है, परंतु उसी व्यक्ति में दूसरे कारक जो होंगे उसके लिए कम हो सकती है। जैसे आपको पढ़ने में ज्यादा रुचि है, लिखने में रुचि कम हो सकती है, लेकिन दोनों तो पढ़ने लिखने से संबंधित है। किसी को खेलने में ज्यादा रुचि हो सकती है, परंतु उसे किसी शारीरिक कार्य को करने में रुचि कम है। गतिविधियां तो दोनों में शारीरिक ही हैं। तो ये चीजें होती हैं। और इस कारक का व्यक्ति के प्रशिक्षण, यानी कि आप टीचर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो व्यक्ति के प्रशिक्षण, पूर्व अनुभूतियों आदि का काफी प्रभाव पड़ता है। प्रशिक्षण देकर इस कारक की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। यदि जैसे अगर कोई आप विशेष कार्य को जानते हैं तो उस विशेष कारक के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको और स्पेशलाइज करके बढ़ा सकते हैं। फिर अब थर्स्टन के बारे में थोड़ा सा देख देते हैं। थर्स्टन के सिद्धांत को समूह कारक भी बोला जाता है, और इनका भी हावर्ड गार्डनर का भी, क्योंकि इनका बहुत बड़ा, हाँ 7 और 9। थर्स्टन ने कितने दिए हैं? 7 दिए हैं, 9 दिए हैं। तो थर्स्टन ने बुद्धि की व्याख्या कई कारकों के आधार पर की है। उन्होंने जी कारक मतलब सामान्य कारक और एस कारक को अस्वीकृत किया है। जी कारक एस कारक किसने दिया था? जी और एस कारक किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। उसको थर्स्टन ने वहां बोला कि ये गलत है, सिर्फ 2 ही कारक नहीं हो सकते, जनरल और स्पेसिफिक। उन्होंने इसको आलोचना की है और उन्होंने आलोचना करके 7 कारक दे दिए। तो उन्होंने जी कारक और मतलब उन्होंने थर्स्टन ने अपने सिद्धांत के 7 प्रधान क्षमताओं का वर्णन किया है, जिसकी चर्चा मैंने कल किया था। मैंने इसको लिखा दिया है। थोड़ा सा इसको देखते चलते हैं। इन्होंने पहला जो दिया शाब्दिक अर्थ क्षमता और क्षमता, शब्दों तथा वाक्यों के अर्थ समझने की क्षमता। अगर कोई शब्द और वाक्य है उसका अर्थ क्या होगा, जैसे द्विअर्थी शब्द बोले जाते हैं, या वो लोग बोलने के बाद बोलते मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है आप बुद्धिमान है तो वास्तविक रूप से बोलेंगे और अगला उसको समझ लेगा। दूसरा है शब्द प्रवाह क्षमता अथवा हाँ वर्ड की क्षमता, भर्ब करके ऐसे कुछ क्षमताएं हैं। ये 7 हैं। थॉर्नडाइक, हाँ इनकी खासियत क्या कि ये जीव पे ज्यादा अध्ययन करते थे थॉर्नडाइक। अच्छा, थॉर्नडाइक ने कौन से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिए हैं? मैंने कल भी बताया था।
ट्रायल ट्रायल एंड एरर थ्योरी याद करना पड़ेगा। हाँ, तो इन्होंने ज्यादा शोध इस पे किए हैं। देखिए जितने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, हम लोग दो ग्रुप में मनोवैज्ञानिकों को देखते हैं। एक होता है कौन, बिहेवियरिस्टिक। बिहेवियरिस्टिक में कौन कौन आते हैं, हम लोग से बाद में फिर पढ़ेंगे। बिहेवियरिस्टिक में कौन कौन आते हैं, थॉर्नडाइक और स्किनर और बताओ, पावलोव, इवान पी पावलोव और कोई याद है, वाटसन, और याद है जेबी वाटसन। और इसके बाद अब बताओ थोड़ा सा और है इसमें फॉलोवर, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। दूसरा है दूसरा पक्ष है इसका गेस्टाल्टवादी। पढ़े हो गेस्टाल्टवादी, गेस्टालिस्टिक कौन कौन, गेस्टालिस्टिक में कौन कौन है नहीं पता, कोहलर, पियाजे, पियाजे नाम सुनो, जिन पियाजे। इसके अलावा कट लेविन का नाम सुने हो, कट कोफका का नाम सुने हो, क्या सुने हो, सिगमंड फ्रॉइड का नाम सुने हो, और भी बहुत सारे हैं। जब पढ़ाएंगे अलग अलग विचारधारा पढ़ाएंगे, बिहेवियरिस्टिक और गेस्टाल्टवादी, तो बताएंगे। बिहेवियरिस्टिक में जान जाओ कि इन्होंने जानवरों पे प्रयोग इन्होंने किया है, लेकिन इन्होंने प्रयास किया है कि व्यक्ति जो है करके सीखता है, ठीक है, गलतियों से सीखता है, ठीक है, अनुक्रिया से सीखता है, मतलब किसी चीज के प्रति जब उसकी दृष्टि आती है तो उसको करके सीखता है, देख करके सीखता है। लेकिन जब आप गेस्टाल्टवादियों की बात करोगे, ये कहते हैं कि नहीं, कोई व्यक्ति किसी से देख करके नहीं सीखता, उसके पास बुद्धि है, वह स्वयं से सीखता है, वह समस्याओं का समाधान खुद से कर सकता है, किसी के देख के करने की जरूरत नहीं है, उससे गलतियां ट्रायल एंड एरर नहीं होगी, प्रयास त्रुटि नहीं होगा उससे। आगे चलें तो थॉर्नडाइक क्लियर, कुछ कुछ हो गया। पजल बॉक्स के एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, कभी आ गया कि पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट किसने किया था, थॉर्नडाइक किए थे। बहुकारक सिद्धांत आ गए, ठीक है, बहुकारक सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपाद थॉर्नडाइक ने किया था। बहुकारक सिद्धांत इसलिए क्योंकि हमने कल शुरुआत में क्या बताया था कि पहले हम लोग बोलते हैं एकात्मक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत, इन्हें तो कल मूल रूप से देखते हैं। तो एक हमने क्या शुरुआत में बताया था कि जो बुद्धि को एक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं वो कहते हैं कि एकात्मक सिद्धांत है, केवल बुद्धि है इसीलिए हम कार्य करते हैं। लेकिन एक से अधिक, कल के क्लासेस में आप लिखे होंगे कि एक से अधिक जो पक्ष रखते हैं उसे हम लोग सामान्यतः बहुकारक के श्रेणी में लाते हैं, मल्टीपल में आ जाते हैं। हमने इसीलिए और कारक गिन गिन के बताया, किसी में 2 किसी में 3 और बहु वाले इसलिए बताया क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि जब पूछ देगा उस प्रकार से आपको आंसर आना चाहिए। तो थॉर्नडाइक बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक। प्रयास त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है, समर्थक हैं, प्रतिपादक में ही आएंगे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक एजुकेशन साइकोलॉजी के इतने महान हस्ती हैं कि अगर कुछ वैसा ऑप्शन आ जाए अंत में कुछ नहीं, थॉर्नडाइक मार के निकल जाओ, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक क्रियाओं से सहसंबंध का कारण जी कारक नहीं होता, मतलब समान कारण नहीं, बल्कि क्रियाओं के बीच कई अवनिष्ठ तत्व पाए जाते हैं, मतलब एक ही नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे तत्व हैं थॉर्नडाइक के अनुसार भी। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट और 3 डायमेंशन थ्योरी, गिलफोर्ड त्रिविमीय सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, गिलफोर्ड ने। कब, 1967 में किया था। इसे बुद्धि संरचना का सिद्धांत कहा जाता है।
गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि एक प्राथमिक भौतिक योग्यताओं की संरचना है। यह प्राथमिक है, हर व्यक्ति में होता है, बिना बुद्धि का कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। भले बुद्धि कम ही होगी, अभी बुद्धि के हम लोग देखेंगे कि बुद्धि के कितने स्तर हैं और कितने कितने उनके आईक्यू लेवल हैं। आईक्यू बुद्धि उसको देखने वाले हैं आज हम। आईक्यू लेवल निकालते कैसे है, पता है फॉर्मूला? chronological age into 100 100 निकाल लोगे? ठीक है, निकालना। अब ये बताओ, कोई व्यक्ति का एक एग्जांपल ले लो, आप कॉपी में लिखो। एक व्यक्ति का मेंटल एज लिखो। हाँ, 9 है, ठीक है। फिजिकल एज मान लो 10 है। हाँ, अब उसका आईक्यू निकालो, तब तक आगे बढ़ते हैं। निकल जाएगा? ठीक है, निकाल लेना। चलो आगे चलें। हैं? कितना आया? 90 आया। ठीक है, अब बताओ कि वो व्यक्ति जिसके आईक्यू 90 है, वो व्यक्ति जिसका आईक्यू 90 है, वह उसे किस प्रकार का मानसिक योग्यता बोलेंगे? कितना? याद रखना, 90 to 110 एवरेज है। एवरेज है, सामान्य, सामान्य बुद्धि। चलो ठीक। गिलफोर्ड ने बुद्धि के सभी तत्वों को 3 विमाओं में सुयोजित किया है। कौन कौन 3? संक्रिय, विषय वस्तु और उत्पादन। उन्होंने कहता है कि मन पहले कार्य करता है किसी विषय वस्तु के प्रति, तब उत्पादन होता है। आपके मन में चिंतन आता है पहले कि मुझे फ्लावर बनाने हैं, पेपर वाला, तो पेपर का जुगाड़ करते हो। अब ये चाहिए कि क्या बनाना है, पहले मन में आया कि बनाने हैं, किस चीज से बनाने हैं, और मन में क्या बनाने हैं और किस चीज से बनाने हैं, दोनों चीजें मिल गई तो क्या बन गया? फ्लावर। हाँ, प्रोडक्शन हो गया उसका। अब ज्यादा संक्रिय, जिसको ऑपरेशंस बोलते हैं, ठीक है। सक्रिय से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप से होता है। संक्रिया क्या है? मन क्या प्रोसेसिंग मन में चल रहा है, प्रोसेसिंग। कंप्यूटर जानते हो, कंप्यूटर में मॉनिटर, सीपीयू, नहीं इसके अलावा छोड़ दो, माउस को छोड़ दो, और एक और क्या होता है? यूपीएस। मूल रूप से 3 है। अब क्या है कि आप लोग क्या कहते हैं, सीपीयू का क्या काम है? मॉनिटर में जो चीज इंटर किया जाए, कीबोर्ड या जिसके माध्यम से मॉनिटर पर जो चीज इंटर किया उसको प्रोसेसिंग करके मॉनिटर को रिजल्ट दे देना है, आउटपुट देगा हमको। ये चीजें हैं। इसी प्रकार हमारा मन में कुछ चीजें डाली जाती हैं, उसके अनुसार संक्रियाएं होती हैं, यानी कि मानसिक प्रक्रिया है, तब हमारा आता है। गिलफोर्ड ने संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में। हाँ, देखो कौन कौन सा। मूल्यांकन अभिसारी, यानी कि आपका चिंतन ऐसा है कि आप इवैल्यूएशन के लिए कर रहे हो। दूसरा, एक चिंतन सामान्य है। तीसरा है अपसारी चिंतन, जिसके बारे में चिंतन किया जाए। स्मृति धारणा, किसी चीज को याद करना। और स्मृति अभिलेख, किसी चीज को लिखना। और संज्ञान, यानी कि वो आपके मस्तिष्क में सेटअप हो चुका है। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया, एक चीज मैंने इसको पढ़ा दिया, अब इसको क्या आप करोगे? आप इसको आप कॉपी में लिखे, एक बार पढ़े, बोल करके लिखे, कॉपी में लिखे, फिर आपके दिमाग में छप गया। ये कर लोगे, इस पीपीटी में भेज दूंगा। अब विषय वस्तु के बारे में क्या बोलते हैं कि इस दिमाग से तात्पर्य उस क्षेत्र से होता है जिसके एकांशों या सूचनाओं के आधार पर संक्रिया होती है। किसी वस्तु के आधार पर ही तो चिंतन किया जाएगा। तो गिलफोर्ड ने इन्हें 5 भागों में बांटा है। दृष्टि, श्रवण, सांकेतिक और शाब्दिक और व्यवहार परक। पहला दृष्टि, यानी कि आप उसको देखेंगे, देखने से, सुन करके, संकेत के आधार पर, और फिर शाब्दिक बोल करके, और किसी कार्य को कर करके, व्यवहार परक।
उत्पादन, उत्पादन प्रोडक्शन। तो इस बीमा से तात्पर्य किसी विशेष प्रकार की विषय वस्तु द्वारा की गई संक्रिया के परिणामों का होता है, मतलब लास्ट रिजल्ट। आपके मन में संक्रिया चला, ऑपरेशन चले, आपने किसी विषय वस्तु पे काम किया और परिणाम निकल करके आ गए, उसे 6 बांटा। या आप क्या करेंगे, वर्ग इकाई पार्ट पार्ट उसका निर्माण करेंगे। संबंध, आप जो कार्य कर रहे हैं उसका क्या संबंध है जीवन में, पद्धतियां किस पद्धति से कर रहे हैं और उसका क्या आप स्वरूप चेंज कर रहे हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसका क्या, और इसका क्या मतलब है, क्या आशय है उत्पादन का। कोई भी मार्केट में कोई भी वस्तु आप बनाओगे तो उसको ये लिखेंगे कि ये किसका भाग है, किससे संबंध है, मार्केट में कहां बिकेगा, पूरा ये। हाँ, उसके बाद उससे कुछ और बनाया जा सकता है क्या, अब इसका क्या मतलब है रहेगा। इन सभी चीजों को हम लोग देखते हैं। रेमंड कैटल, इनका समय 1905 से 1998 है। अब कैटल के सिद्धांत को देखते हैं। रेमंड कैटल, जिसको आप लोगों ने आपने पिछले क्लास से पढ़ा है। कैटल ने बुद्धि को 2 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित किया है। कौन बुद्धि, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि, जिसको हम लोग सघन बुद्धि भी कल बोल रहे थे, वो है क्रिस्टलाइज्ड। हाँ, और ठोस बुद्धि का विकास वयस्क होने के बाद, जब आप एडल्ट हो जाते हैं तब होता है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकीय होता है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें होते हैं। गार्डनर के अनुसार सामान्य बुद्धि में 7 प्रकार की क्षमताएं होती हैं, जो कि 2 और ऐड कर दी हैं, 9 हो गई हैं। 9 की चर्चा हम लोगों ने कल किया है, मुझे नहीं लगता है कि इसे देखने की जरूरत है। हाँ, अब पियाजे की थ्योरी पे आते हैं। प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत जो आता है, हम लोग 2 प्रकार पढ़े थे आज, एक कारकीय सिद्धांत और दूसरा था प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। आज की शुरुआत क्लास के करो आप 2 पार्ट से। प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो इस सिद्धांत में बुद्धि की व्याख्या भिन्न भिन्न कारकों के रूप में न करके उन बौद्धिक प्रक्रियाओं के रूप में की गई है जिसे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने में या सोच विचार करने में लगाता है। आप अगर पढ़ोगे संज्ञानात्मक विकास पढ़े हो जीन पियाजे का, हाँ, उसमें एक कहावत है जीन पियाजे ने कहा है, उसको आप मुझे थोड़ा सा बता दो, वो किस एज के लिए कहा है। आंख से ओझल तो दिमाग से ओझल। हाँ, एक कंटेंट, एक कहावत जीन पियाजे के किस थ्योरी को रिकमेंड बताता है, प्रदर्शित करता है। आंख से ओझल तो दिमाग से ओझल, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। आप बच्चे को क्या करते हैं, आप उसमें क्या प्रयोग करके दिखाया गया है कि ब्लैंकेट है और बॉल है, बॉल ब्लैंकेट को एग्जांपल दिया गया, पढ़ो इस चीज को, नहीं जान लो थ्योरी को। बॉल ब्लैंकेट कहा गया है, जैसे किसी बच्चे को आप आके, बच्चा खेल रहा है और आपका बॉल है, आप बॉल को कहते हैं कि ले, बिल्ली ले गई, आप ब्लैंकेट में छिपा देते हो। बच्चा जानता है कि रियल में बिल्ली ले गई होगी। सेंसरी मोटर में ही होता है 2 वर्ष तक में, लेकिन जैसे ही वो सेंसरी मोटर क्रॉस करता है, 2 वर्ष के पास पास होता है, वो समझ जाता है कि नहीं नहीं छुपाई हो, घूम के खोजने लगता है वो। प्री ऑपरेशनल स्टेज है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में तो खोजने लग जाता है, खोज लेता है। तब प्री ऑपरेशनल स्टेज में उसको ये पता नहीं चल, उसे प्रयोग दिखाया गया है कि एक ऐसा बर्तन और एक ऐसा बर्तन लिया गया है, अब इसमें कोई खाने वाली या पीने वाली चीजें हैं, उसको तो वो किसको चुनेगा, ये लंबा वाले को चुनेगा, बड़ा है इसमें ज्यादा होगा। अगर आप घर में कुछ ले जाओ खरीद करके, अलग अलग वो हो, आप छोटे छोटे पॉट में कुछ चीजें ले लो, बड़े पेपर में ले लो, वो बोला नहीं मुझे बड़ा वाला चाहिए। ये है, ये जो हम लेते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं। ईगो सेंट्रिक, हाँ हाँ, सीखने लग जाते हैं बहुत ज्यादा, कुछ बहुत बहुत हाँ, आप बहुत सारे प्रश्न होते हैं उनके पास, आप उत्तर दोगे फिर उसमें से प्रश्न निकल करके आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अच्छा है कि मुझे मेहनत कम करना पड़ रहा है, इसको ठीक से ऐसे ही पढ़ना है। तो प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत इसी को बोलते हैं। इसमें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है, और जीन पियाजे ने 1920 में 1930 में किया तथा 1970 में इसे विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया। सोचो एक सिद्धांत डेवलप करने में इनको 50 साल लगे, सोच सकते हो, इन्होंने एक सिद्धांत पर ही अपने जीवन में कार्य किया, और इसीलिए आज ये सिद्धांत कितना प्रासंगिक है, काफी है।
है क्या स्कीमा, हाँ स्कीमा इन्हीं का दिया हुआ, हाँ हाँ तो याद करना पड़ेगा, उसको देख लेना। इस सिद्धांत में बुद्धि की अनुकूली प्रक्रिया माना गया है। पियाजे के कथनानुसार जैसे जैसे बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास होता है वैसे वैसे ही उनका बौद्धिक विकास भी होता जाता है। पियाजे ने इसकी 4 अवस्थाएं मानी है, याद है 4 अवस्थाएं? हाँ है? हाँ गुड, ठीक है। तो इसमें ज्ञानात्मक प्रक्रिया अवस्था पहला इन्होंने माना है, जिसको उन्होंने सेंसरी मेमोरी कहा है, सेंसरी हाँ हाँ ठीक है। ये अवस्था आपने देखा है तीनों चारों, हाँ त्रितंत्र थ्योरी है, इसको दिए है स्टर्नबर्ग। तो इसका प्रतिपादन कब हुआ है? 1985 में। इन्होंने बुद्धि को आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता के रूप में बताया है, क्रिटिसिज्म। जब हम किसी का क्रिटिसाइज करते हैं, मेरा क्रिटिसाइज करते हैं, तो क्या होता है? झगड़ा, विवाद, तनाव, स्ट्रेस, टॉर्चर बोलते हैं उसे। लेकिन स्टर्नबर्ग ने कहा है कि आलोचनात्मक ढंग से सोचना बुद्धि की सबसे उत्तम अवस्था है, सबसे उत्तम अवस्था। जब कोई व्यक्ति की बीती क्षमता हो जाए किसी तथ्य के विरुद्ध में सोचना शुरू कर दे, उसकी आलोचना करना शुरू कर दे। स्टर्नबर्ग ने सूचना संसाधन हेतु व्यक्ति की क्रियान्वित 5 चरण बताए हैं। कूट संकेतन, जिसमें आप जो है वो आपको क्वेश्चन आता है ना रीजनिंग का, कि अगर ए बी डी ई आई का मतलब ये है, आता है, तो फिर पी एन क्यू आर एस का मतलब क्या है, इस प्रकार से आता है। तो हाँ हाँ कूट संकेतन को उन्होंने पहचान के लिए बताया है। अनुमान लगाना, ये भी बुद्धि का उच्चतम स्तर है कि आप अनुमान लगा पा रहे हैं कि ये हो रहा होगा, ये हो रहा है। व्यवस्था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। फिर व्यवस्था है, उपयोग है, उसी के अनुसार आप अनुक्रिया करते हैं। तितंत्र 3 उप सिद्धांतों पर आधारित है। संदर्भात्मक उप सिद्धांत, जिसमें आप रिफरेंसेस के आधार पर करते हैं, आप कुछ रिफरेंसेस मिल गए, उसके बाद आप नया कार्य कर लेते हैं। जैसे मान लो पहले हमारे यहां, आज हम बाइक से चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं, हमारे यहां पहले होता था बैलगाड़ी। बैलगाड़ी हुआ करता था, बैलगाड़ी में 2 पहिए होते थे। बैलगाड़ी के बेस पे नया क्या बनाया गया था पता है? रिक्शा, जो व्यक्ति चलाते हैं। इसमें बैल होता था बैलगाड़ी में, इसमें व्यक्ति है। क्या हुआ? इसमें लागत ज्यादा था, इसमें लागत कम है। इसको इसमें आसानी से कहीं जाया जा सकता है। इसके लिए पशु की जरूरत होगी। इसमें खर्च ज्यादा, इसमें खर्च कम है। इसके बाद अगर रिक्शा बना, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या बना हमारे यहां? ऑटो रिक्शा बना। ऑटो रिक्शा से क्या हो गया? अब व्यक्ति को उसके लिए ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, आसान हो गया, तेल डालिए चलते बनिए। ऐसे चीजें आई। फिर वैसे ही कार के संदर्भ में आया। तो ये जो चीजें बदलती हैं इसको बोलते हैं, जैसे अगर बैलगाड़ी का किसी के मन में ख्याल आया होगा शुरुआत में, बैलगाड़ी से पहले भी मनुष्य की बात करें तो मनुष्य ने अगर सोचा होगा कि एक गोल चक्के के आधार पर अगर कुछ इसमें जोड़ देते हैं तो किसी वस्तु को आसानी से ढोया जा सकता है, पीठ पर ढोने और टांगने के अलावा आसान हो जाएगा। पहले चिंतन हुआ होगा, उस चिंतन को लेकर के बैलगाड़ी में कन्वर्ट हुआ, फिर रिक्शा, फिर ऑटो। क्या हुआ है? रिफरेंस आधारित हो गया। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जैसा वातावरण, उनके अनुसार आप काम कर रहे हैं, परिवर्तित कर करके। हाँ, इसके बाद आप अनुभव जन्य सिद्धांत यानी कि एक्सपेरिमेंटल आधार पर कर रहे हैं, मतलब उसके एक्सपीरियंस पे कर रहे हैं। तो इस सिद्धांत को जैसे जैसे परिवेश परिस्थितियां बदलेंगी आप स्वयं के अनुभव से कार्य करते हैं। उपघटक सिद्धांत, घटक उप सिद्धांत इसको बोलते हैं। व्यक्ति की बुद्धि में अमूर्त चिंतन करने और सूचनाओं को संसाधन करने की क्षमता होती है। बहुत सारे कंपोनेंट्स आपके मन में आ रहे हैं,
उस प्रकार क्षमता वाले व्यक्तियों की बुद्धि घटकीय बुद्धि कहलाती है, जो बहुत सारे कंटेंट को सोचते हैं और उसे कुछ नया क्रिएशन कर लेते हैं। जब आग की खोज की गई हो गई तो माना जाता है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी का रिजल्ट है। इसलिए माना जाता है कि गलती से पत्थर टकरा गया, आग लग गई, लोगों को पता नहीं चला कैसे आग लगा। ऐसी घटना 2-4 बार हो गई तब पता, अच्छा ये 2 स्टोन टकराया तो आग लगा था, अच्छा ये होता है। फिर पता चला कि ये आग दूसरी बार लगा तो पता चला कि यहां तो पत्थर था नहीं, फिर कैसे आग लगा, पता चला कि यहां तो ये बड़ा बड़ा जो बंबू है ना, फिर पता चला कि अच्छा बंबू के रगड़ने से भी आग पैदा हो जाता है, बांस के टकराव से, हाँ घर्षण से, ये चीज है। तो सब चीज सब ये चीज है। तो फिजिक्स वालों उठ लो पड़ा, लेकिन उनको पता नहीं था कि फिजिक्स भी है ये, उन्हें पता कि घटना है, इस चीज को उन्होंने पता कर लिया, ये चीजें हैं। अब मेंटल एज मैंने आपको अभी हम लोगों ने बात कर लिया था, आईक्यू का, मानसिक आयु और इसका अभी हम लोग प्रैक्टिकल भी किया इसका, आपने निकाला कि 90 आया। अब थोड़ा सा आईक्यू देख लेते हैं, ठीक है, बुद्धि लब्धि, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, बुद्धि लब्धि देख लेते हैं, फिर क्लासेस आपके समाप्त हो जाएंगे, फिर देखेंगे हम लोग क्या, मुझे लगता है फिर समय नहीं बचेगा, क्लासेस कंटिन्यू एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। बुद्धि का मापन करने के लिए सर्वप्रथम किसने, बीने तथा साइमन ने बुद्धि परीक्षण कब किया था, 1905 में, 1905 में इन्होंने किया था। किसने, याद रहेगा, याद है कि रहेगा, रहेगा। इन्होंने बुद्धि का मापन मानसिक आयु के आधार पर किया था। किस आधार पर किया था, मानसिक आयु, मेंटल एज के आधार पर। टर्मन नाम सुने हो ना, लुईस टर्मन 1996 ने संशोधन करके बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को जन्म दिया। अब बताओ, बुद्धि मापन किसने, बीने और साइमन ने 1905 में। दूसरा आया बुद्धि मानसिक, बुद्धि मापन का किसने, हाँ बुद्धि मापन मानसिक आयु के आधार पर किया था, किसने, हाँ टर्मन ने क्या किया 1916 में, 11 साल बाद इन्होंने इसे संशोधन किया, बोला कि बुद्धि लब्धि कहा जाएगा। बुद्धि लब्धि किसने सृजन किया, टर्मन ने। आप बुद्धि मापन बीने और साइमन ने, ये याद रखना है। मापन तो बीने और साइमन और बुद्धि लब्धि तो टर्मन। टर्मन ने मानसिक आयु तो था तैथिक आयु, मेंटल एज और क्रॉनिकल एज के अनुपात को 100 से गुना करके बुद्धि लब्धि, जिसे मैंने अभी हम लोगों ने निकाला, आपने निकाला अभी, यही है फॉर्मूला। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं ये अपना इसी के आधार पर निकाल लेंगे। इस सूत्र से बुद्धि लब्धि का मापन 15 से 16 वर्ष की उम्र के बच्चों तक ही हो सकता है। कब तक के बच्चों को होगा, 16 वर्ष के बच्चों तक होगा। यानी कि आप इसका +2 तक के बच्चे का मापन कर सकते हैं, मतलब 10 से 12 के बच्चों का मापन आप कर सकते हैं। हाँ, इस उम्र के बाद व्यक्ति की मानसिक आयु सामान्यतः नहीं बढ़ती है, ये माना जाता है। हाँ, केवल उसका एक्सटेंशन होता है, विस्तार होता है, डेवलपमेंट नहीं होता। अरे ये क्या बोलते हैं उसको, ग्रोथ नहीं होता। डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ नहीं होता। समझ में आ रहा है ना, डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ नहीं होगा। हाँ मतलब, लेकिन बाकी उनका विस्तार तो होगा, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति सीखता है। हाँ बाकी ये फॉर्मूला है, ये जिसको ये है वो देख लेंगे इसको। मैं थोड़ा सा इसे और छोटा कर दूं ताकि एक में आ जाए, जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना होगा ले सकते हैं। कुछ यही है, एक प्रयोग करके दिखाया गया है, मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 इज इक्वल टू आईक्यू। हाँ, अगर 7 बताया गया है कि 7 उम्र है उसका, मेंटल एज 7 फिजिकल एज है, सीधी बात 100% आएगा समान में। लेकिन अगर एक क्लास आगे पीछे भी हो उम्र के अनुसार तो वो इस प्रकार के आएंगे रिजल्ट। अब थोड़ा सा ए देखना जरूरी था हम लोगों को, ए इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट है भी, देखिए सबसे पहले नीचे से आते हैं, नीचे से समझने में सुविधा होगा, ठीक है।
अगर 20 से कम है IQ तो ये जड़ बुद्धि का है। ये PPT दे देंगे, हाँ PPT मिलेगा। ये अगर 20 से कम है तो जड़ बुद्धि, अब 20 से 59 है तो हीन बुद्धि। मतलब निकाले थे वो सामान्य हो गया ना, जनरल। हाँ मैं तो बताया था कि सामान्य होगा, हम लोग देखे थे, बिल्कुल एवरेज है। देखिए इसमें कहीं कहीं भी आपको मिलेगा, मतलब 110 से 90 से 110 लिया जाता है, मान सकते हैं इसे। तो ये हो गया हीन बुद्धि। इससे ज्यादा होगा 62 69 मंद, हाँ मंद बुद्धि हो जाएगा। 72 to 79 सीमांत मंद बुद्धि, मतलब है हल्का मंद बुद्धि है। उसके ऊपर में हो जाएगा, क्या होगा, मंद, सीखता है स्लोली सीखता है, कमजोर है सीखने में। इसके बाद 92 ये हो गया, हाँ हाँ थोड़ा सा इसको और 110 से 120 या 119 कर देंगे श्रेष्ठ, मतलब ठीक है, इससे बेहतर है। और 120 से 149 अति श्रेष्ठ, जिसको हम लोग एक्सीलेंट बोलते हैं। और 142 एबव होगा तो गिफ्टेड चिल्ड्रन। और ये सभी आपके मिलेंगे। लेकिन इसमें दो चीजें हैं, मैं बता दूं। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, शानदार है, परफॉर्मेंस अच्छा होगा। लेकिन मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि प्रशिक्षण, जीवन जीने के लिए प्रशिक्षण किस स्तर के बच्चों को दिया जा सकता है, किनका IQ लेवल होगा कि आप उनको जीवन जीने के लिए प्रशिक्षण देने पड़ेंगे? नहीं, ये जो दो ग्रुप है ना, इनको जीवन जीने के लिए प्रशिक्षण देने पड़ेंगे। मतलब हाथ कैसे धोते हैं, खाते हैं तो क्या करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी डल माइंडेड है। हाँ ये जड़ बुद्धि है और एक हीन बुद्धि है। तो इस खास करके इनको एकदम आपको सिखाना पड़ेगा। हाथ धोने करने सिर्फ प्रशिक्षण ही हो सकता है इनका, वो भी जीवन जीने के लिए प्रशिक्षण। यहां से ये कुछ कुछ सीखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन ग्रोथ ज्यादा नहीं होगा। यहां से ये सीखना शुरू कर देंगे, लेकिन जिस चीज को सीखेंगे उसका रिजल्ट बहुत शानदार नहीं होगा। इसके बाद यहां से कुछ सीखेंगे तो इसको अगर हेल्प मिल जाए तो बेहतर कर सकते हैं। सामान्य बुद्धि वाले जितना बता रहे उतना सीख जाएंगे। ये है कि जितना बता रहे उसे थोड़ा सा और अपने चिंतन से सीखेंगे, ये होंगे कि इससे बेहतर सीख पाएंगे, जल्दी सीख पाएंगे, इनकी मेमोराइजेशन बहुत फास्ट होगी। अब इनको आप एक्सपेरिमेंट के लिए लगा सकते हैं, इनोवेशन के लिए यूज कर सकते हैं गिफ्टेड को। तो बस हो गया आज का क्लास। हाँ